हेलो बच्चों, दिस इज अमरीश। वेलकम टू साइंस शिखर यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल्स में भी मैं आपको बताऊंगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले की क्लास में मैंने आपको पार्ट ऑफ सेल के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है और उनके मध्य में क्या अंतर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे हमारी इस वीडियो को नहीं देखे हैं उनको करना क्या है बच्चे, उनको अपना यूट्यूब ऐप ओपन करना है और सर्च बार में टाइप करना है साइंस शिखर यूट्यूब चैनल। उसके बाद बच्चे हमारा चैनल दिख जाएगा, वहां पर आप जाएंगे और जाकर के वीडियोस के सेक्शन में जाकर हमारी सारी वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे, आज देखते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो आप हेडिंग डालिए सेल ऑर्गेनेल्स। तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है बच्चे। सेल ऑर्गेनेल्स को हिंदी में कहते हैं कोशिकांग। क्या कहते हैं बच्चे? कोशिकांग। कोशिकांग, कोशिकांग का मतलब ये होता है बच्चे कोशिका का भाग या कोशिका का अंग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पार्ट। ठीक है बच्चे। तो ये तो आपकी हेडिंग हो गई। अब आपको सब हेडिंग लिखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या लिखना है बच्चे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ER। एंडोप्लाज्मिक से E ले लिया गया और रेटिकुलम से R ले लिया गया, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है ER। ठीक है बच्चे। अगर आप इसे हिंदी में जानना चाहते हैं तो हिंदी में इसका नाम होता है बच्चे अंतःद्रव्यी जालिका। क्या होता है बच्चे? अंतःद्रव्यी जालिका। जालिका का मतलब नेटवर्क। ठीक है बच्चे। ये तो बात हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंग्लिश का मतलब जो मैंने यहां लिख दिया, और इसका हिंदी मतलब क्या होता है? अंतःद्रव्यी जालिका। अब देखिए बच्चे, सबसे पहले तो हम इसे जानेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किसने किया। ठीक है बच्चे। तो डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था पोर्टर। तो पहले आप यहां लिखेंगे डिस्कवरी। डिस्कवरी, खोज। किसने खोज किया बच्चे? उन वैज्ञानिक का नाम था पोर्टर। क्या था बच्चे? पोर्टर। पोर्टर, पोर्टर। ठीक है बच्चे। अब आपको याद रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने किया? पोर्टर ने किया। कब किया? तो 1945 में किया। देखिए बच्चे, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया गया 1945 में, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसका नामकरण किया गया 1953 में। कब किया गया बच्चे? 1953 में किया गया। तो मैं मेंशन कर दे रहा हूं 1953 में। डिस्कवर तो हो गया था 1945 में, लेकिन इसका नामकरण, इस स्ट्रक्चर का नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होगा, इसका नामकरण 1953 में किया गया। और इसी सन में बताया गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि डिस्कवर किसने किया? पोर्टर ने किया। कब किया? 1945 में। ठीक है बच्चे। अब बात यहां पर यह आती है बच्चे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। अगर हमें परिभाषा लिखना हो, डेफिनेशन लिखना हो, तो हम कैसे इसे बताएंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। तो देखिए बच्चे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की परिभाषा को रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर आप इसे ब्रेक डाउन करके देखेंगे बच्चे, तो इसी में ही आपका डेफिनेशन छिपा हुआ है। तो आइए ब्रेक करते हैं, देखते हैं कि इसका मतलब क्या निकल के आता है। देखिए बच्चे, यहां पर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हम इसे ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक होगा एंडो, उसके बाद प्लाज्मिक, उसके बाद रेटिकुलम। रेटिकुलम, ठीक है बच्चे। यहां पर एंडो का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड, और प्लाज्मिक का अर्थ होता है बच्चे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और रेटिकुलम का मतलब होता है बच्चे नेटवर्क, या इसे हम हिंदी में बोलेंगे जाल। ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए बच्चे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैंने 3 वर्डों में ब्रेक कर दिया, एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम में। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है बच्चे अंदर, प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। अब देखिए बच्चे,
अब आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मोटा मोटा अर्थ होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चे, अब मैं आपको थोड़ा सा कहानी के रूप में बताऊंगा, तब आप कनेक्ट कर पाओगे। देखिए बच्चे, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पोर्टर साहब ने जब सेल में देखा तो वो जिस माइक्रोस्कोप से देखे उसका नाम था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है बच्चे, कौन सा माइक्रोस्कोप था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और उसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से वो सेल को देखने का प्रयास किए। तो जब बच्चे उस सेल को देखे तो उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के पास, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, न्यूक्लियस के पास उनको एक जो है जालीनुमा संरचना दिखाई दिया, एक नेटवर्क के रूप में संरचना दिखाई दिया। और वो संरचना कहां था? न्यूक्लियस के पास था और साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ था, स्कैटर्ड हुआ था। तो उन्होंने इसी स्ट्रक्चर का नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया। देखिए बच्चे, यहां नाम से स्पष्ट हो रहा है। देखिए बच्चे, रेटिकुलम का मतलब नेटवर्क। देखिए मैं कनेक्ट कर रहा हूं, न्यूक्लियस के पास, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, न्यूक्लियस के पास साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ जालनुमा संरचना, बिखरा हुआ जो नेटवर्क है, जो जालीनुमा संरचना है, उसे हम कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको स्पष्ट हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक चीज मैं और बता दूं बच्चे, जब भी किसी का नाम रखा जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। अब आप देखिए बच्चे, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चे, आप यहां देख सकते हो, ये जालीनुमा फैला हुआ है, नेटवर्क के रूप में फैला हुआ है। कहां फैला हुआ है? तो साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। और साइटोप्लाज्म कहां होता है? सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस के पास। तो वही चीज यहां पर लिखा गया है कि एक सेल के अंदर विद्यमान एक ऐसी जालीनुमा संरचना जो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है, फैला हुआ है, उसे हम कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चे, अब आपको परिभाषा क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगा करके पोर्टर महोदय ने सेल को देखने का प्रयास किया तो यहां पर आप देखेंगे बच्चे, तो यहां पर उनको इस स्ट्रक्चर में तीन तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिला। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तीन तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिला। देखिए बच्चे, कैसे देखने को मिला? ये देखिए बच्चे, ये आपका न्यूक्लियस है, मैंने आपको पहले सब पढ़ा दिया है। ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की जो बाहर वाली बाउंड्री होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसे कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है बच्चे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर इनवलप। तो इसी न्यूक्लियर इनवलप से जुड़ा हुआ एक उनको स्ट्रक्चर देखने को मिला जो बच्चे थैलीनुमा संरचना के रूप में आगे बढ़ता जा रहा था। थैलीनुमा संरचना का मतलब समझते हैं बच्चे? जैसे आप गांव वगैरह में देखे होंगे, जब खेत भरा जाता है तो पाइप बिछाई जाती है वहां पर पानी पहुंचाने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इमेजिन कीजिए, अगर उस पाइप से पानी को निकाल दिया जाए और पाइप को फोल्ड किया जाए तो वो लेयर में फोल्ड होता है कि नहीं बच्चे? लेयर में ही तो फोल्ड होता है। कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर यहां पे देखने को मिला जो फोल्ड होता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था। इसी को इंग्लिश में कहते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं बच्चे? सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं बच्चे, यहां पर मैं आपको शो करने का प्रयास किया है एक रफली डायग्राम बना करके, क्योंकि बच्चे बुक में जो डायग्राम दिया गया है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है। हो सकता है कि आपको उसमें चीजें क्लियर ना हो पाए, इस वजह से मैंने यहाँ पर कुछ सिंपल डायग्राम बनाने का प्रयास किया है जिससे मैं चीजों को आसानी से आप तक पहुंचा सकूं। तो देखिए बच्चे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक जुड़ा हुआ थैलीनुमा संरचना थी, सैक लाइक स्ट्रक्चर था जो फोल्ड होते हुए आगे बढ़ा। उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि इसी जो है फोल्ड, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसी से जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर और है जो ट्यूब की तरह दिख रहा है। ट्यूब आप समझ पा रहे होंगे बच्चे? तो ट्यूब की तरह दिख रहा है, आप देख सकते हैं फिगर में भी, ये ट्यूब की तरह आकृति यहाँ पर बनी हुई है। तो उन्होंने देखा कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी इसमें देखने को मिल रहा है और उसी के बगल में गोलाकार आकार में भी कुछ जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर्स देखने को मिले। तो उन्होंने इसका अलग अलग नाम दिया। जैसे जो फोल्ड होके आगे बढ़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसी को नाम दिया गया सिस्टर्ने। क्या दिया गया बच्चे? सिस्टर्ने। और इसी सिस्टर्ने से जुड़ा हुआ जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम दिया गया ट्यूब्यूल्स, या इसे बोला जाएगा ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि ट्यूब की तरह है, इसी वजह से इसका नाम रखा गया ट्यूब्यूल्स या ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद देखिए बच्चे, यहां पर जो गोल आकार में है इसका नाम रखा गया वेसिकल। क्या रखा गया बच्चे? वेसिकल। तो अब आपके दिमाग में बैठा लेना चाहिए बच्चे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि अगर को ध्यान से देखा जाए तो यहां पर तीन तरह की संरचना देखने को मिल रही है। एक को बोला जाएगा सिस्टर्ने, एक को बोला जाएगा ट्यूब्यूल्स और एक को बोला जाएगा वेसिकल। ठीक है बच्चे, इतनी बातें क्लियर हो गई।
अब देखिए बच्चे, इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखने का प्रयास कीजिए तो आप देखेंगे एक चीज इसमें ऐसा है जो एकदम डिफरेंट है। आप कहेंगे सर क्या है? तो देखिए बच्चे, इस सिस्टर्ने का जरा सरफेस आप देखिए, ये जो सरफेस है यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगा करके कुछ शो किया हुआ है। जैसे बच्चे आप देखेंगे इस सिस्टर्ने की सरफेस पे, अब आपने दिमाग में बैठाइए, जो मैंने पाइप का उदाहरण दिया था, आप अपने दिमाग में अब पाइप को लेके आइए, इमेजिन कीजिए कि अगर उस पाइप की सरफेस में छोटे छोटे अगर मैं दाने चिपका दूं, मटर के जैसे छोटे छोटे बॉल्स अगर मैं उसके सरफेस पर चिपका दूं तो वो कैसा दिखेगा? उसी तरीके से बच्चे हमारी सिस्टर्ने की सरफेस पे छोटे छोटे बॉल जैसे पार्टिकल चिपके रहते हैं, और ये जो छोटे छोटे बॉल जैसे पार्टिकल हैं बच्चे, इन्हीं को राइबोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? राइबोसोम कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, तो ये जो राइबोसोम है बच्चे, ये केवल सिस्टर्ने के सरफेस पे मौजूद रहता है। ट्यूब्यूल्स और वेसिकल के सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। इसका जो सरफेस होता है एकदम स्मूथ होता है, चिकना होता है। ठीक है बच्चे, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सिस्टर्ने के सरफेस पे ही राइबोसोम आपको देखने को मिलेगा, बाकी ट्यूब्यूल्स और वेसिकल के सरफेस पे आपको राइबोसोम देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर में 3 टाइप के आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट है, और एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो इसी बेसिस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 भागों में बांट दिया गया। एक को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरे को बोलते हैं बच्चे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं आपको बताऊंगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। ठीक है बच्चे, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई जो मैंने अभी तक बताया। तो मैं रफ कर दे रहा हूं और फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। देखिए बच्चे, सबसे पहले हम समझेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए बच्चे, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है RER। R से मतलब होता है रफ, E का मतलब एंडोप्लाज्मिक, और R का मतलब होता है रेटिकुलम। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है बच्चे RER। तो अगर कहीं RER लिखा है तो आपको समझ जाना चाहिए इसका मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा गया, थोड़ा सा आप दिमाग दौड़ाइए बच्चे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रफ का मतलब होता है बच्चे खुरदरा। आप हमें बताइए सिस्टर्ने का सरफेस कैसा है? सिस्टर्ने का सरफेस बच्चे खुरदरा है, रफ है, क्योंकि बच्चे इसी के सरफेस को राइबोसोम चिपका हुआ है। अब आप इमेजिन कीजिए, अगर जो मैंने आपको पाइप बताया था, खेत में पानी ले जाने वाला पाइप, अगर उसके सरफेस पे आप छोटे छोटे दाने चिपका दो, और इमेजिन करो अगर मैं आपसे बोलूं कि उसके सरफेस पर आप अपने हथेली को फेरिए तो आपको कैसा लगेगा? कुछ खुरदरा टाइप का लगेगा ना, कुछ दरदरा टाइप का लगेगा ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी सिस्टर्ने के सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से इनका जो सरफेस होता है वो थोड़ा खुरदरा सा दिखाई पड़ता है। इसी वजह से इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नाम दिया गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में इसे कहेंगे बच्चे खुरदरा अंतःद्रव्यीय जालिका। क्या कहा जाएगा बच्चे? खुरदरा अंतःद्रव्यीय जालिका। अब यहाँ पे आपको समझना है बच्चे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम कैसे दिया गया, क्या है, अब आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझिए बच्चे, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात कर रहे हैं वो सिस्टर्ने की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी के सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चे? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चे, मैं इसके पहले की वीडियो अगर आप हमारा देखे होंगे तो जहां पर राइबोसोम की बात आई होगी, मैंने वहां पर एक चीज जरूर क्लियर आपको बताया होगा कि राइबोसोम का काम होता है बच्चे प्रोटीन बनाना। क्या काम होता है बच्चे? प्रोटीन बनाना। तो अब आप सोचिए बच्चे, अगर इसके सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसका फंक्शन क्या हो सकता है? इसका फंक्शन हो सकता है बच्चे प्रोटीन सिंथेसिस करना, यानी प्रोटीन का निर्माण करना। तो यहां पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए बच्चे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ही होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन बनाना। क्यों इसका काम होता है? क्योंकि बच्चे इसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है। अब मैं यहां से आपको एक क्वेश्चन करूंगा, आपको बताना होगा मेरे प्यारे बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरीके के सेल में पाया जाता है? तो आप आंसर करेंगे सर ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चे कि जितने सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होंगे वो हमेशा यूकैरियोट में प्रेजेंट होंगे,
और आपको पता होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है, तो ये कहां पर प्रेजेंट होगा? यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा। अब आप बताइए बच्चे, जब ये यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा तो इसके सरफेस पे, इस सिस्टर्ने के सरफेस पे कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा? तो आपको याद रखना है बच्चे, क्योंकि मैं यूकैरियोट की बात कर रहा हूं और यूकैरियोट में हमेशा 80S राइबोसोम पाया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यहां पर ये जो राइबोसोम प्रेजेंट है बच्चे, ये 80S वाला है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा और हमेशा यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है बच्चे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि यूकैरियोटिक जो सेल होता है बच्चे, वो काफी कॉम्प्लेक्स सेल होता है, और क्योंकि उनके जो फंक्शंस होते हैं वो भी काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स बॉडी बनाने के लिए यहां पर जटिल प्रोटीन की जरूरत होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की जरूरत होती है। इसी वजह से सिस्टर्ने के सरफेस पे जो राइबोसोम पाया जाता है वो 80S वाला होता है। ठीक है बच्चे, 70S यहां पर नहीं पाया जाता, 70S तो प्रोकैरियोट में पाया जाता है। ठीक है बच्चे, अब आपको इतनी बात स्पष्ट हो गई होगी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो आप कहेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वह भाग जिसका सरफेस खुरदरा होता है, जिसके सरफेस पर राइबोसोम चिपका होता है, उसे हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आप बताएंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, तो आप बताएंगे इसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम कौन सा वाला? 80S वाला प्रेजेंट होता है, और ये इसका जो काम होता है वो होता है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो उम्मीद करता हूं बच्चे ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरा जो भाग है बच्चे, उसको हम बोलते हैं SER। एस का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों स्मूथ, यानी चिकना सरफेस। तो SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए बच्चे, मैंने रफ क्यों कहा? क्योंकि एक भाग तो था जो खुरदरा था, जो सिस्टर्ने वाला भाग था, उसके बाद जो हमारा ट्यूब्यूल्स और वेसिकल है मेरे प्यारे बच्चों, इसके सरफेस पे तो राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो इमेजिन कीजिए अगर इसके सरफेस को हथेली से आपको टच करने को मिले तो इसका सरफेस कैसा महसूस होगा? चिकना महसूस होगा। क्यों महसूस होगा? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो इसका सरफेस चिकना तो होगा ही। इसी वजह से जो दूसरा नाम दिया गया वो दिया गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वह भाग जो चिकना हो, सरफेस हो, उसे हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई? तो स्मूथ का मतलब इसमें आ जाएगा ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, क्योंकि इसके सरफेस पे तो राइबोसोम प्रेजेंट ही नहीं होते। अब देखिए बच्चे, अब आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर जब इसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो इसका फंक्शन क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो फंक्शन होता है वो होता है वसा, जिसे हम लिपिड कहते हैं। इसका निर्माण करने का काम ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। तो याद रखिएगा, वसा फैट जिसे कहा जाता है, या इसे हम लिपिड भी कहते हैं, लिपिड। ठीक है, तो फैट या लिपिड बनाने का काम जो होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। ठीक है बच्चे, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केवल फैट या लिपिड का ही निर्माण नहीं करता, बल्कि बच्चे सेल के जो फंक्शंस होते हैं उसमें भी ये पार्टिसिपेट करता है, उसमें भी हेल्प करता है। स्टार्टिंग मैंने आपको क्या बताया था? जब मैं आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा रहा था बच्चे, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि एनिमल सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट वाली बाउंड्री होती है उसे ही सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रोटीन और वसा से मिलकर के बना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रोटीन और वसा बनाने का काम कौन कर रहा है? ये बनाने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही तो कर रहा है। देखिए यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा बना रहा है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर प्रोटीन बना रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही प्रोटीन और यही वसा मिल करके हमारे सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करते हैं। और ध्यान से सुनिएगा बच्चे, सेल मेम्ब्रेन को बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो लिपिड और प्रोटीन से सेल मेम्ब्रेन बनता है, इस बनाने की जो प्रक्रिया होती है बच्चे, इसे कहा जाता है बायोजेनेसिस। क्या कहा जाता है बच्चे? बायोजेनेसिस। तो मैं लिख दे रहा हूं बच्चे, आपकी बुक में भी ये पॉइंट लिखा हुआ है, बायोजेनेसिस। क्या कहा जाता है बच्चे? बायोजेनेसिस। ठीक है बच्चे, देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बच्चे, जेनेसिस का मतलब होता है बच्चे किसी चीज को जनरेट करना, किसी चीज को बनाना। तो यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है सेल मेम्ब्रेन। इसी वजह से इस प्रोसेस को कहा जाता है बायोजेनेसिस। ठीक है बच्चे, ये बात आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। इतनी बातें क्लियर हो गई।
कि जो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये वसा का निर्माण करता है, और ये क्या करता है बच्चे, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको बनाने में भी ये हमारे दोनों जो रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हेल्प करते हैं, क्योंकि प्रोटीन और वसा से ही सेल मेम्ब्रेन बनता है, और सेल मेम्ब्रेन बनने की जो प्रोसेस होती है उसे बायोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है बच्चे, अब दूसरा काम देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक बहुत अच्छा काम होता है बच्चे, वो क्या है उसको मैं बता दे रहा हूं। देखिए बच्चे, अगर ह्यूमन बींग्स को देखा जाए बच्चे, तो ह्यूमन बींग्स क्या होता है बच्चे, वो अपने हेल्थ को लेकर के ज्यादा कॉन्शियस नहीं रहते, ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं, तो वो जैसा उनको जो भी मिलता है वो खा लेते हैं। तो ऐसे में होता क्या है बच्चे, विभिन्न प्रकार की जो गंदगियां होती हैं वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाती हैं, और ऐसे में हमारे बॉडी को बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। केवल बॉडी को बीमार होने से ही नहीं बच्चे, सेल डैमेज होने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो सारे जो पॉइजन्स, वो ड्रग्स हमारे बॉडी में आते हैं हमारे खाना के थ्रू, तो मेरे प्यारे बच्चों उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम, उसको खत्म करने का काम, क्लीन करने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा ये सेल होता है जो हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सेल को डैमेज होने का काम करता है, सेल को डैमेज होने से बचाता है, क्योंकि जो भी हम चीजें खाते हैं, विषाक्त चीजें खाते हैं बच्चे, जो भी गंदगियां हमारे पेट के अंदर जाती हैं, बॉडी के अंदर जाती हैं, उससे हमारे सेल को डैमेज होने का खतरा रहता है, बॉडी बीमार होने का खतरा रहता है। इसलिए जो भी हमारे विषाक्त पदार्थ हम खाते हैं, बॉडी के अंदर जाता है, उनको क्लीन करने का काम, डिटॉक्सिफाई करने का काम हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर मैं एक चीज आपसे और जानना चाह रहा हूं, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा भी। अगर कोई आपसे पूछ ले बच्चे, आपके बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जहां पर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है देखने को मिल सकते हैं, तो आप अपने दिमाग को दौड़ाइए बच्चे, सबसे ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन का काम हमारे बॉडी में कौन ऑर्गन करता है? तो आंसर आएगा लीवर। लीवर हमारा एक ऐसा ऑर्गन है बच्चे जहां पर डिटॉक्सिफिकेशन का काम तो चलता ही रहता है, तो वहां पर आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, वहां पर क्या देखने को मिल जाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है मेरे प्यारे बच्चों जहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपका आंसर आएगा कि वो हो सकता है ब्रेन सेल और हमारा पैनक्रियाज सेल। वहां पर आपको ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वहां पे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि बच्चे ये एक्टिव सेल्स होते हैं और ये जो है हमेशा प्रोटीन, हार्मोन या वसा जैसे चीजों का सिंथेसिस करते रहते हैं, और जहां पर इनका सिंथेसिस होगा वहीं पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक काम और होता है बच्चे, जो हम लोगों का स्टेरॉयडल हार्मोन होता है, जैसे पुरुषों में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, महिलाओं में पाया जाता है प्रोजेस्टेरोन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो दोनों जो हमारे स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं उनको भी बनाने का जो काम होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शंस होते हैं और ये कहां होते हैं और ये क्या करते हैं। ठीक है बच्चे, अब मैं एक चीज और बता दे रहा हूं कि बच्चे, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बना और जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वसा बना, ये दोनों चीजें जा करके इस वेसिकल में स्टोर हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, और फिर इसी वेसिकल से जुड़ा हुआ होता है आगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये वेसिकल्स कहां जुड़े होंगे बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़े होंगे। तो हमारे सेल्स को जो भी चीजों की नीड होगी, चाहे प्रोटीन की, चाहे फैट की या हार्मोन्स की, जो भी चीजों की नीड होगी, ये इसी चैनल के थ्रू, इसी नेटवर्क के थ्रू हमारे सेल्स के अंदर चले जाते हैं। इस तरीके से हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो फंक्शन करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इनके फंक्शंस क्या है और इनके डायग्राम जो मैंने यहाँ पर बनाया था रफली, वो आपको समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जितना इजी हो सकता था उतना इजी करके मैं आपको बताने का प्रयास किया, और उम्मीद करता हूं बच्चे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रटने की जरूरत नहीं होगी, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज मैं क्लास का एंड यही करता हूं। नेक्स्ट डे में मैं आपको बताऊंगा इसी सेल ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ठीक है बच्चे, तो इसी तरीके से हमारी वीडियो को आप वॉच करते रहिए। फिर मिलूंगा एक नए न्यू सेल ऑर्गेनेल्स के साथ जिसका नाम होगा माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू बेटा, टेक केयर।